तो फाइनली बच्चों कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका जो पार्ट नंबर 2 है इसके नोट्स ऑलरेडी आपके तैयार हो चुके हैं। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने जो पार्ट नंबर 1 है वो ऑलरेडी करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो पूरी बुक है आपके साइंस की, उसके ऑल चैप्टर है वो मैंने करवा रखे हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो चैप्टर भी आप आराम से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और एक नोट्स के रूप में। तो ये आपके नोट्स हैं, इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या फिर इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। अब नोट्स कैसे परचेज करने हैं आपको, तो पूरी जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपके पार्ट नंबर 2 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है आपके कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की क्या विशेषताएं होती हैं और प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, तो ये हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है प्रिज्म। अब प्रिज्म की क्या विशेषता, यानी प्रिज्म किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि प्रिज्म की प्रिज्म को परिभाषित कीजिए या प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य गिरे हुए समअंगी और पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। कि किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य गिरे हुए समअंगी और पारदर्शी जो माध्यम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और उसके बाद में है प्रिज्म है वो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम सामान्यतः कांच होता है। कि प्रिज्म है वो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। और उदाहरण के लिए अपन के पास क्या है, कांच जो एक पारदर्शी माध्यम है, जो एक प्रिज्म है जो 3 आयताकार फलकों एवं 2 त्रिभुजाकार फलकों से गिरकर बना होता है। कि प्रिज्म है वो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार फलकों और 2 त्रिभुजाकार फलकों से गिरकर बना होता है। और प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुजाकार जो फलक है वो अक्षैतिज रहे। यह आपको जरूर ध्यान देना है कि प्रिज्म है उसको हम इस प्रकार से रखेंगे कि उसका जो आयताकार फलक है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में रहे और जो त्रिभुजाकार फलक है वो कौन सी दिशा में रहे, अक्षैतिज रहे। और प्रिज्म से आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है और इस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक फलक कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपवर्तक फलक किसे कहते हैं। कि जो प्रिज्म है उसको हम इस प्रकार से रखेंगे कि उसका जो आयताकार फलक है वो ऊर्ध्वाधर रहे और जो त्रिभुजाकार फलक है वो अक्षैतिज रहे। और प्रिज्म से आयताकार फलकों से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है और इन्हें हम क्या कहते हैं, अपवर्तक फलक कहते हैं। और उसके बाद में है प्रिज्म के 2 अपवर्तक फलक। प्रिज्म के 2 अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उस कोर को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। कि प्रिज्म के 2 जो अपवर्तक फलक हैं वो जिस कोर पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। और इन फलकों के मध्य जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। तो प्रिज्म कोण की जो परिभाषा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, कि जो प्रिज्म के जो 2 अपवर्तक फलक होते हैं वो जिस कोर पर मिलते हैं उसे तो हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। और इन फलकों के मध्य जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण कहते हैं। तो प्रिज्म कोण है उसका दूसरा नाम क्या है आपके, अपवर्तक कोण है। तो प्रिज्म कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। कि अपवर्तक फलक है उसके अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विचलन कोण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, और बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आपके आता है कि विचलन कोण को परिभाषित कीजिए, यानी विचलन कोण है वो किसे कहते हैं। तो विचलन कोण की परिभाषा सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि विचलन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। कि आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो भी एंगल बनता है, जो भी कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण को डेल्टा से व्यक्त करते हैं। ओके, तो डेल्टा ये इसका सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है। विचलन कोण किसे कहते हैं कि आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो भी एंगल बनता है, जो भी कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से दर्शाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब विक्षेपण क्या होता है और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का जो विक्षेपण है वो किस प्रकार से होता है। तो इससे पहले हम वर्ण विक्षेपण को समझेंगे डिटेल से कि वर्ण विक्षेपण है वो क्या होता है। इसकी परिभाषा है वो काफ़ी बार एग्जाम में आती है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है उसको परिभाषित कीजिए, या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है, गिरती है, तब प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, बंट जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। कि श्वेत प्रकाश की जो किरण है वो जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है या गिरती है, तब प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी कणों में, अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, अवयवी रंगों में बट जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और उसके बाद में है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो किस प्रकार से होता है। तो जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, कि जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित होकर, तब वह अपने मार्ग से या रास्ते से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। और इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को, विभिन्न रंगों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके स्पेक्ट्रम क्या है। ओके, कि जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है, बट जाती है, और इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसके बाद में है इसका एक सिरा लाल होता है और दूसरा सिरा कैसा होता है, बैंगनी होता है। सामान्यतः हमारी आँख को 7 रंग समूह के रूप में दिखाई पड़ते हैं। प्रिज्म के आधार की ओर ये रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम में होते हैं। और रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द VIBGYOR से याद रखा जा सकता है। यहाँ पर V से क्या मतलब है आपके, V से है वियोलेट यानी बैंगनी, और I से है आपके इंडिगो यानी आसमानी, B से आपके ब्लू यानी नीला, G से आपके ग्रीन यानी हरा, और Y से आपके येलो यानी पीला, O से आपके ऑरेंज यानी संतरा और संतरे रंग का, और R से आपके रेड यानी लाल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक सिरा है वो लाल होता है और दूसरा सिरा कैसा होता है, बैंगनी होता है। और सामान्यतः हमारी आँख है उसको 7 रंग समूह में दिखाई पड़ते हैं। और प्रिज्म के आधार की ओर ये रंग कैसे होते हैं, बैंगनी होते हैं, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल के क्रम में होते हैं। और रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द हम VIBGYOR से याद रख सकते हैं, यह आपको जरूर ध्यान देना है।
उसके बाद में ये नोट है, और नोट में जो भी चीज़ लिखी हुई होगी वो इम्पोर्टेंट होगी बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है कि लाल रंग की प्रकाश किरण में, लाल रंग की प्रकाश किरण में विचलन है वो सबसे कम होता है। लाल रंग की प्रकाश किरण में विचलन है वो सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की प्रकाश किरण में विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। ये बात आपको अवश्य ध्यान देनी है कि लाल रंग की जो प्रकाश किरण है उसमें विचलन है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है उसमें विचलन सबसे अधिक होता है। और अन्य रंगों की किरणों में विचलन है वो लाल और बैंगनी किरणों के बीच होता है, यानी उसके मध्यम में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या रीजन है, क्या कारण है, तो इस कारण को भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी पारदर्शी माध्यम, किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कि किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच है उसका जो अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है वो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर डिपेंड करता है। और अपवर्तनांक है वो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, अपवर्तनांक है वो लाल रंग के लिए क्या होता है, सबसे कम। तो सबसे कम किस रंग के लिए अपवर्तनांक होता है, या अपवर्तनांक है वो सबसे कम किस रंग के लिए होता है, तो लाल रंग के लिए वो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि जो अपवर्तनांक है वो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। और इसी कारण से श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर जो वर्ण विक्षेपण है वो हो जाता है। ओके, कि इसी कारण से श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। और आयताकार गुटके में श्वेत रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। कि जो आयताकार गुटका है उसमें श्वेत रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, और गुटके में आपतित किरण और निर्गत किरण है वो परस्पर समांतर हो जाती हैं। कि जो आयताकार गुटका है उसमें श्वेत रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, और जो आयताकार गुटका है उसमें आपतित किरण और जो निर्गत किरण है वो परस्पर कैसी होती हैं, कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। उसके बाद में है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के बारे में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष है वो कैसे बनती है। इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात यानी वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, और इंद्रधनुष है वो वर्षा के बाद या पश्चात आकाश में, आसमान में जल के जो सूक्ष्म कण हैं उसमें दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम माना गया है। ओके, और इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। कि जो इंद्रधनुष है वो वायुमंडल में उपस्थित जल की जो सूक्ष्म बूंदें हैं उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, और यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। और यह सदैव सूर्य है उसकी विपरीत दिशा में बनता है, और जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह व्यवहार करती हैं। कि जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो बहुत छोटे छोटे प्रिज्म हैं उनकी तरह व्यवहार करती है, और इन बूंदों द्वारा प्रकाश अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाता है। और इन बूंदों के द्वारा प्रकाश अपवर्तित और विक्षेपित हो जाता है, और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और प्रकाश का क्या हो जाता है, आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तथा बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित हो जाता है। अगर बूंद है उससे बाहर निकलते ही जो प्रकाश है वो पुनः यानी दोबारा अपवर्तित हो जाता है, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण
प्रेक्षकों के नेत्रों तक पहुंच जाता है। तो ये इंद्रधनुष है आपके, और इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी आपके जल्द ही अपलोड होगा, जल्द ही उसके नोट्स हैं वो आपके तैयार किए जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।